गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, शिखा कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहने के लिए आई हुई थी। एक दिन सुबह के समय शिखा जब अपनी माँ के साथ बैठी थी, तब अपनी माँ से कहने लगी, माँ, तुमने एकता भाभी को बहुत छूट दे रखी है। वो यहाँ सूट पहनती हैं, सर भी नहीं ढकती, और आपको तो उनसे कोई परेशानी भी नहीं है। मेरी सास को देखो, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं अपने ससुराल में सूट पहन लूँ और सर ना ढकूँ। माँ, आप भाभी पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो कल को आपको बहुत परेशानी होगी। और विनय भैया भी भाभी की ही बात सुनेंगे। अब अपनी बेटी शिखा की इन बातों को सुनकर शिखा की माँ मधु जी कहीं न कहीं बेटी की बातों में आ रही थी। और आज मधु जी की बहू एकता को तैयार होने में थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से नाश्ता भी देरी से तैयार हुआ, जिस वजह से मधु की सास ने आज नाश्ता ना करने की ठान ली। इधर एकता जल्दी से नाश्ता तैयार करके सीधे सास, ससुर और ननद को देती है। अब एकता के ससुर और ननद ने तो नाश्ता कर लिया, पर एकता की सास मधु जी ने आज नाश्ता ना करने के लिए घर में कह दिया। ये सुनकर एकता ने कहा, माँ जी, आज आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? आज तो आपकी पसंद का नाश्ता बना है। क्या हुआ? कुछ बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस बात को सुनते ही मधु जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में अपनी बहू एकता से कहा, तुम तो चाहती ही हो कि मैं बीमार हो जाऊं और तुम इस घर की मालकिन बन जाओ। अब अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर एकता थोड़ा घबरा गई। कहने लगी, नहीं माँ जी, ऐसी बात तो नहीं। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तब इस बात पर मधु जी ने अपनी बहू को ताना देते हुए कहा, अब इतनी भोली भी ना बन जाओ कि तुम्हें मालूम ही ना हो कि हर एक चीज़ का एक समय होता है। जैसे कि सुबह के खाने का भी एक समय निश्चित होता है। तुम्हारी तो शादी को इतने साल हो गए, तुम्हें तो अभी तक समय का कुछ हिसाब किताब ही नहीं मालूम हुआ। ये सुनकर एकता ने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ करिएगा। कल विनय की तबीयत रात में खराब हो गई थी, इसलिए दवा लेने के बाद जब उन्हें आराम मिला तब ही वो सो पाए, इसलिए आज मेरी नींद देरी से खुली। इस बात पर मधु जी ने चिल्लाते हुए कहा, विनय की तबीयत खराब थी और इस बात के बारे में तुमने हमें नहीं बताया। अरे विनय हमारा ही बेटा है, कम से कम उसकी दुख तकलीफ की खबर तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी। मान लिया कि तुम दोनों की शादी हो गई, सुख में हमें तुम लोग नहीं पूछते, पर कम से कम हमारे बेटे की दुख तकलीफ तो हमें बता दिया करो। ये बातें सुनकर एकता को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगी। रोते हुए अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमने आपको अपने आप से कब अलग किया? हम लोग तो कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को साथ लेकर ही जाते हैं। हमने आज तक कोई भी बात आप लोगों से नहीं छुपाई, फिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसी बीच एकता की ननद शिखा ने कहा, भाभी, आप माँ और पिताजी को साथ ले जाती हैं तो इसका मतलब आप उन पर एहसान करती हैं। अरे आपके पति विनय इनके बेटे हैं, वो उन्हें ले जाता है, और अब आप इस बात का ताना मेरी माँ को क्यों दे रही हैं? इस पर एकता ने कहा, दीदी, मैं कोई ताना नहीं दे रही, और मेरे कहने का तो ये मतलब था कि हम माँ पिताजी के साथ ही जाते हैं। तब इस बात पर शिखा ने कहा, भाभी, पहले आप माँ से लड़ रही थी, अब आप मुझसे क्यों लड़ रही हैं? मैं तो 2 दिन के लिए यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ। आज यहाँ हूँ, कल अपने घर चली जाऊँगी, इसीलिए आप मुझसे ना लड़िए। इस बात पर एकता ने रोते हुए कहा, दीदी, मैं आपसे लड़ कहाँ रही हूँ? मैं तो अपनी बात आप लोगों के सामने ही रख रही हूँ। शिखा और शिखा की माँ एकता की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी और ना ही उसकी बातों को समझना चाहती थी।
इसीलिए एकता ने वहाँ से हट जाने में ही भलाई समझी और एकता अपने कमरे में जाकर बैठ गई। एकता के जाते ही शिखा ने कहा, माँ, देख लिया ना आपने, तभी तो मैं आपको कहती थी कि भाभी को अपने नियंत्रण में रखिए, पर आप तो हर समय एकता बेटा कहा करती थी। अब भुगतिए, मेरा क्या है, 4 दिन के बाद तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। आपने देखा कि भाभी मुझे कैसे ताने मार रही थी और मुझसे भी बहस कर रही थी, और जब सब अपने मन का कर लिया तो जाकर अपने कमरे में बैठ गई, जिससे कि घर का कोई काम भी उन्हें ना करना पड़े। और तो और अब अपने पति को रोकर जो दिखाना है कि बेचारी कितनी तकलीफ में है, ये नाटक जो करना है। अब ये सुनकर शिखा की माँ ने कहा, बेटा तुम सही कह रही हो, आज विनय को आने दो, रोज रोज का नाटक यहाँ नहीं चलेगा, और ये नाटक अगर इसने करना है तो अपने मायके में जाकर करे, वहाँ इसके माँ बाप देखेंगे इसका रोना धोना। एकता ने अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनने के बाद एकता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज भी बेटी और बहू में बेटी का पलड़ा भारी था। पर एकता बिना कुछ कहे ही, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ही वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद कमरे से बाहर आकर एकता घर के कामों में लग गई। विनय के ऑफिस से घर आने का समय हो रहा था और एकता नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई तमाशा हो या घर का माहौल खराब हो, इसीलिए वो माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। शाम को एकता ने चाय के साथ अपनी सास के पसंद की प्याज की पकौड़ियाँ बनाई। एकता के हाथों की पकौड़ियाँ उन्हें बहुत पसंद थी और पकौड़ियाँ बनने पर एकता की सास ने उन्हें बड़े ही चाव के साथ खाया और चाय के साथ मधु जी का गुस्सा भी जाता रहा। शिखा ने इन सभी हरकतों पर अपनी नज़र बना रखी थी। उसने अपनी माँ को दिन की बात याद दिलानी चाही, पर एकता ने बहाने से उन्हें रोकते हुए कहा, दीदी शाम को खाने में आपकी मनपसंद पाव भाजी बनाई है, आपको मेरे हाथों की पाव भाजी बहुत पसंद है ना। तभी विनय भी घर पर आ जाता है। सबको चाय पीता हुआ और पकौड़ियाँ खाता देख वो खुश हो जाता है। हंसते हुए कहता है कि आजकल तो सास ननद और बहू में बहुत बन रही है। माँ की पकौड़ी, बहन की पाव भाजी और मेरे लिए क्या बना है। तब विनय को एकता ने कहा कि आपके लिए भी आपके पसंद की मूंग की पकौड़ी तैयार है। ये सुनकर विनय ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। अब मधु जी तो दिन की बात भूल ही गई थी। शिखा को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है कि मैंने माँ को इतना समझाया, फिर भी माँ विनय भैया के आगे कुछ बोल नहीं पाई। बस एकता ने 4 पकौड़ियाँ क्या खिला दी और ये फिर से भाभी की साइड हो गई और फिर शिखा अपने ससुराल चली जाती है। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक से एक दिन विनय के पास अपनी बहन शिखा का फ़ोन आता है। शिखा फ़ोन पर विनय से कहती है, भैया मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। जब विनय ने पूछा क्या हुआ तो शिखा ने कहा, एक बात हो तो बताऊँ, हर रोज़ यहाँ एक नई बात होती है। मैं अपने ससुराल में खुद को किस तरह से ढालूं। तब इस बात पर विनय ने कहा, बहन तुम परेशान ना हो, मैं जीजा जी से बात करता हूँ, फिर तुम्हारी भाभी के साथ आता हूँ। इस बात पर शिखा ने कहा, भैया कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पति तो अपनी माँ और बहन की ही सुनेंगे। विनय ने कहा, फिर भी बहन बिना बात किए मैं तुम्हें वहाँ से कैसे लेने आऊँ, और अपने घर पर भी मुझे माँ, पिताजी और एकता से भी बात करनी है। ये जवाब सुनते ही शिखा को बहुत गुस्सा आया। वो फ़ोन पर ही चिल्लाने लगी कि तुम सब एकता भाभी की बातों में ही आते रहो, उसे कोई रोक टोक नहीं। मैं यहाँ मर रही हूँ, पर तुम लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं। अब विनय भी ये सुनकर हैरान हो गया। अपनी बहन शिखा से कहने लगा, एकता बीच में कहाँ से आ गई, अब उसने क्या कर दिया। अब इस बात पर शिखा ने गुस्से में कहा, भाभी कहाँ कुछ कर सकती है, वो तो आपकी और माँ पिताजी की नज़रों में अच्छी जो बनी हुई है, आप लोगों के लिए तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये सब सुनकर विनय को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से से शिखा से कहने लगा, तुम्हें एकता में इतने सालों में कोई एक अच्छाई भी नहीं दिखी, या फिर तुम देखना ही नहीं चाहती। एकता तो तुम्हारे साथ कितना प्यार रखती है,
किसी को नाराज़ भी नहीं होने देती, सबका ध्यान रखती है, सबका ख्याल रखती है। यहाँ तक कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना मैल है, फिर भी वो तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारा ध्यान रखती है। आज तक कभी भी उसने किसी के लिए मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, और तुम उसके लिए अपने मन में इतना मैल क्यों रखती हो? ऐसा क्यों शिखा? एकता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब अपनी भाई के बातों का शिखा के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए शिखा ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। आज शिखा मन ही मन में पश्चाताप की आग में जल रही थी कि वो क्यों अपनी भाभी एकता से इतना चिढ़ती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे लगता था कि एकता के घर में आने के बाद मेरा अधिकार अपने घर पर ख़त्म हो गया। शिखा की अपनी माँ एकता को बहू नहीं बेटा कहती थी, वहीं दूसरी ओर शिखा की अपने ससुराल में कोई कदर नहीं थी। वहाँ बेटा तो दूर, उसे तो बहू का पूरा हक भी नहीं मिल रहा था। यही सब कारणों से न जाने कब शिखा एकता से चिढ़ने लगी, उसे खुद भी पता नहीं चला, और वो अपनी माँ मधु को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने लगी। अपने भाई और भाभी में लड़ाई करवाने की हर मुमकिन कोशिश करती। आज जब शिखा को उसके अपने भाई विनय ने इन चीज़ों का एहसास कराया तो शिखा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उधर शिखा का अचानक से फ़ोन कट जाने से विनय बहुत परेशान था, इसीलिए विनय ने एकता को फ़ोन करके सारी बात बताई। उस पर एकता ने विनय को समझाते हुए कहा, आप सबसे पहले शिखा दीदी को फ़ोन करके उन्हें विश्वास दिलाएं कि वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। फिर आप जीजा जी को फ़ोन करिए। विनय ने अपनी पत्नी एकता की बात मानकर अपनी बहन शिखा को फ़ोन किया, पर शिखा ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर विनय ने अपनी बहन को एक संदेश भेजा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान ना हो, मैं जीजा जी से बात करके तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब ये मैसेज पढ़कर शिखा बुरी तरह से रोने लगी। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन करके माफ़ी मांगी और अपने पति को फ़ोन ना करने को कहा। साथ ही साथ शिखा ने विनय से ये भी कहा कि अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी कुछ ठीक ना हुआ तो फिर आप सब तो मेरे साथ हो ही। और फिर शिखा ने खुद ही अपने भाई विनय को फ़ोन किया। विनय ने एकता की पूरी बात अपनी बहन शिखा को बताई, जिसे सुनकर शिखा को अपने द्वारा किए गए बर्ताव के कारण आत्मग्लानि हुई। उसने अपने भाई विनय से कहा कि भाभी से कहना मुझे माफ़ कर दें, मैं उनके साथ कितना गलत कर रही थी। विनय ने कहा, बहन पुरानी वाली बातें भूलकर आगे बढ़ो, पहले क्या हुआ क्या हो गया उसे याद करने से कुछ नहीं होगा। एकता के मन में किसी के लिए भी कोई वैर भावना नहीं है। विनय और शिखा ने आपस में बात करके फ़ोन रख दिया। विनय बहुत ही खुश था क्योंकि वो अपनी पत्नी एकता की अच्छाइयाँ जानता था, पर किसी के सामने वो अपनी पत्नी की तारीफ नहीं कर सकता था। पर आज जब एकता की अच्छाइयाँ भारी पड़ी तब विनय के बिना कुछ कहे ही सब ठीक हो गया। दूसरी तरफ शिखा आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरी हुई थी। उसकी एकता से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, और एक बार फिर से ये साबित हो गया कि अच्छाइयाँ कभी भी ज़ाया नहीं जाती। देर से ही सही, पर अच्छाइयों का फल इंसान को ज़रूर मिलता है। इंसान को तो बस अपने कर्म ज़रूर करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।